जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग पीवाईक्यू चर्चा को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल कल स्टार्ट किया था बट फिर से आज स्टार्ट करना पड़ रहा है। इसका आंसर 1991 आज हम टारगेट करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, कल आवाज नहीं थी वीडियो में इसलिए हमको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है। आप सिर्फ पहला क्वेश्चन को बताइए कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। ऑप्शन देते हैं नीलगिरी, हिमालय, विंध्याचल, अरावली। अरावली केवल भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भी सबसे ओल्डेस्ट अवशिष्ट माउंटेन कहा जाता है उसको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, प्री कैम्ब्रियन ड्यूरेशन का है तो सबसे प्राचीन है। सेकंड क्वेश्चन सर, आप मुझे बता दीजिए नागार्जुन बांध या नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, किस रिवर पर है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। कृष्णा। कृष्णा रिवर। तो नाम में ही अर्जुन है, नागार्जुन, अर्जुन वर्ड मिला तो अर्जुन को हम लोग कृष्णा रिवर से क्या मैच करा लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। बाकी हमको पता है कि महानदी पे ठीक है कौन सी बांध है, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। बिल्कुल सही। पुंजमपाद परियोजना आपकी गोदावरी रिवर पे है। पर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप मुझे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? लेह, बीकानेर, चेरापूंजी या जैसलमेर? लेह सबसे कम वर्षा का स्थान, मुझे लगता है 10 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा वहां पर होती है। और सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूँ सर तो मासे नामचेरा पूंजी वाला पूरा इलाका है। ठीक है, मासिन राम। हाँ, करीब 1400 या 1500 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा ओके, होती है। सही है। एक पहले मेरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ठीक है, तो किसमें सेल्फ डिपेंडेंट है भारत? ऑप्शन है टीन, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का भारत खुद प्रोडक्शन करता है। हाँ, अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट में देखिए दो आता है। जब भी हम लोग मिनरल्स पढ़ते हैं तो दो स्टेट बनते हैं, एक जहां पर भंडारण सबसे ज्यादा हो और एक जो उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा हो। ठीक है, भंडारण के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर होगा। बिल्कुल सही है। और उत्पादन के अकॉर्डिंग उड़ीसा नंबर 1 पर होगा। उत्पादन के अकॉर्डिंग उड़ीसा है, भंडारण में उड़ीसा थर्ड नंबर पे, जबकि ठीक है। हाँ, कोई नहीं, मतलब मैं सही बताया। हाँ सही है सर। मतलब मैंने 5 क्वेश्चन सही बताया। 5 क्वेश्चन से इसको कहते हैं सर कॉन्फिडेंस। अब मैं पूछता हूँ, आप बताइए। ठीक है सर, वैसे मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन पूछा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 से बताया हूँ। प्रश्न मेरा आपसे, खजुराहो का कंदारिया मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। परमार, केदी, राष्ट्रकूट और चंदेल। बिल्कुल। तो खजुराहो का जो कंदरिया मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासक ने कराया है, धंगदेव ने कराया था। वेरी गुड। धंगदेव का एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो संघ बना था, पंजाब संघ बना था यामिनी वंश के आक्रमण से बचने के लिए, उसमें भी धंगदेव शामिल थे। आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, चलिए अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। हर्ष, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य। सिंपल सी बात है, आपको सोचना होगा कि इन दिए गए ऑप्शन में से पहला वो शासक कौन होगा जिसने अपना वेस्टर्न प्रचार किया होगा। बहुत सिंपल। और मौर्य डायनेस्टी इसका सही आंसर है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, वेरी गुड, सही बात है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा आपसे है, इसका एक सोचने का तरीका और सर को बता दे, अगर आपको सौराष्ट्र का वो सुदर्शन झील याद होगा, उस कॉन्सेप्ट से भी आप सही कर देते चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, किसी ने आज मुझसे कमेंट करके पूछा था कि ये बेगार के माध्यम से निर्माण करने का बेगार का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे लगता है बिना मजदूरी के ना। हाँ, और बेगार का मतलब यही होता है। किसी ने तो मैसेज किया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया क्वेश्चन यार। चलिए बताइए, सत्यमेव जयते ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन देंगे, मैं बता दूं। ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ सॉरी भूल जाता हूँ। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद। उपनिषद का सीधी सी बात है सर, आपने भगवत गीता का नाम लिया तो नाम ही दिया मैंने, तो बहुत सिंपल सी बात है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। चलिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो दाराशिको थे, दाराशिको ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर के नाम से। सिर ए अकबर के नाम से। ठीक है, आप लोग ये बता दें कमेंट में कि सिर ए अकबर का जो के नाम से उपनिषद का ट्रांसलेशन किया गया था दाराशिको के द्वारा, तो वो किसके ड्यूरेशन में, किस शासक के काल में किया गया था? कल वीडियो में आपने हमसे पूछा, मैंने इसका आंसर बताया था। और सोचने का तरीका ध्यान देना, गूगल मत करना, सीधी सी बात सोचो कि किसका ड्यूरेशन, किसके बेटे थे, उन्हीं के ड्यूरेशन में होगा। तो वो भजसा वाला पूरा क्रम होता है, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरा आपसे लास्ट प्रश्न अभी के लिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ द इंडियन फिलोसफी? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चारवाक। बिल्कुल सर। तो सांख्य दर्शन सबसे ओल्डेस्ट है, जहां तक मैं समझ कपिल मुनि इसके संस्थापक हैं। कपिल ठीक मुनि है, संस्थापक। हाँ, पहले ये भौतिकवादी के सिद्धांत था, बाद में आध्यात्मिक सिद्धांत बन गया था। ठीक है, चलिए
इसके अलावा वैशेषिक कणाद जी का है, योग पतंजलि का, न्याय गौतम का। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ध्यान देते चलेंगे। बिल्कुल। चलिए अब आप पूछिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप बता दो कि हमको बताइए, अभी बोकारो इस्पात कारखाना करंट में भी न्यूज में है। इन्होंने एक जलाशय के ऊपर, अगर इन लोगों को याद होगा तो बताएं, एक जलाशय के ऊपर क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है और किसके द्वारा, किसके सहयोग से इसको बनाया गया। तो किसके सहयोग से, में ऑप्शन है यूएसए, यूके, फ्रांस और सोवियत संघ। कहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूं अगर, रशिया, तो झारखंड, रशियन सहयोग से बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और धनबाद के बगल में ये बोकारो फेमस है, यानी झारखंड। बिल्कुल सही, बोकारो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात करें सोलर फैमिली की, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, इसका ऑप्शन नहीं चाहिए। है। मरकरी। हाँ, मरकरी, बुध है। ठीक है, ऑप्शन में था प्लूटो, तो प्लूटो हमको पता है ग्रह के परिवार से हट गया है, 2006 में ही इसको ड्वार्फ प्लेनेट डेफिनेशन से निकाल दिया गया। हाँ, इसके ऑप्शन में था वेनस, मार्स। मार्स का कुछ पृथ्वी से तुलना किया जाता है, आप में से कोई बताएगा कि मार्स का पृथ्वी से क्यों तुलना किया जाता है? मार्स का जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो उसका झुकाव है और उसकी जो घूर्णन अवधि है, वो दोनों पृथ्वी के बराबर है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी का पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? फिर सोलर प्लेनेट से क्वेश्चन आ गया है। बता रहा हूँ, हाँ, क्लोजेस्ट प्लेनेट शुक्र। शुक्र। शुक्र को हम लोग बहुत सारे नेचर में समानता के कारण कहते हैं पृथ्वी की भगनी, ट्विन सिस्टर कहते हैं, भगनी ग्रह के कहते हैं इसको। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपके सर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के ऊपर। क्वेश्चन पेपर में बन गया था कि जो सूर्य ग्रहण है, ठीक है, यानी सोलर इक्लिप्स है, वो कब होता है? ऑप्शन में था चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, न्यू मून डे के दिन, एनी डे यानी किसी दिन, फुल मून पूर्णिमा को। अब देखिए मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या होता है कि चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा दिख रहा हो। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिख रहा हो तो चंद्र ग्रहण उस दिन लगता है। इसी के जस्ट अपोजिट सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब आपकी न्यू मून डे, मतलब न्यू मून डे। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्योंकि मेरा भी 5 जगह, संगमरमर क्या है? मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं आग्नेय चट्टाने, ये चट्टानों का क्रम पढ़ते हैं, तो उसमें बताना है सेडिमेंट्री रॉक्स है यानी औसादी चट्टान है, कायांतरित रॉक्स है, या आग्नेय इग्निशियस है, या तल छटनीय चट्टान है। कायांतरित चट्टान कहा जाता है इसको। संगमरमर कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सी बात सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप पूछिए। ठीक है, चलिए बताइए आप मुझे। मैं आपको कुछ संप्रदाय दे रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा उनका सबका मैच करा दीजिएगा। ठीक है, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, इनके संस्थापक कौन है? देखिए, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। ठीक, द्वैत देखो, कृष्ण जी हमेशा माधव 2 फॉर्म में आपको दिखेंगे, सेना किसी को और दे देंगे, खुद किसी और के साथ हो जाएंगे। तो द्वैत से 2 से दिमाग में ऐसा रखना, माधवाचार्य। और माधव से विशिष्ट कौन हो सकता है? रामानुजाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद माधव क्योंकि, तो विशिष्टाद्वैतवाद हो गया रामानुजाचार्य। मतलब मैं इन दोनों को इस तरह से। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी के हमको पता ही है, और हमने देखा हुआ कि द्वैताद्वैत और एक बचता है आपका शुद्धाद्वैत। तो NV मतलब निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य, ये क्रम आता है। ठीक है, SRMNV ये भी क्रम है, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत, ये पूरा क्रम ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए अब आपसे मेरा एक प्रश्न है आंसर, अब आई होप कि आप सही से बता दोगे। चोल का राज्य जो है, चोलों का जो राज्य था पूरा, उनका स्टेट था, वो किस एरिया में फैला हुआ था? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। विजयनगर एरिया, सेकंड है मालाबार कोस्ट, ज्योग्राफी आ गया। डोयल क्या था मुझे नहीं, आई डोंट नो। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द दक्कन। तो इन चारों में से कहां पर आपका चोलों का राज्य फैला हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। कोरोमंडल तट पे था क्या? ऑब्वियसली कोरोमंडल तट पे था। कंफ्यूजन हो सकती है कि हम लोग साउथ भारत याद करते हैं। ठीक है, तो कोरोमंडल और मालाबार आपको दिमाग रहा है कि ये संगम पीरियड के हैं, तो लोग साउथ होते हैं। चोलों का राज्य हमको पता है ग्राम प्रशासन के लिए फेमस है। ठीक है, चोलों के एक शासक है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम का अभिलेख था उत्तर मेरूर का अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख से ही हमको चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में पता चलता है। मुझे लगता है कुलोतुंग प्रथम में वो व्यक्ति भी थे जिन्होंने चीन में अपने 72 व्यापारियों का एक टीम भेजा था। और कुलोतुंग प्रथम का संबंध आपके श्रीलंका से भी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो बेटी का ब्याह कराया था ना। हाँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो बहुत सारा हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए, ओके ओके ओके। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर
मीनाक्षी मंदिर किसने निर्माण कराया था और कहाँ पर है? पांड्यों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जहां तक मैं समझ रहा हूं, सरस्वती जी का ये मंदिर है क्या, या पार्वती जी का है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो साउदर्न इंडिया। ओह नाइस। अरे मदुरई क्षेत्र यार, पांड्यों की राजधानी जो थी। पांड्यों की राजधानी मदुरई का, मतलब ये सोचना चाहिए ऑप्शन था, नहीं था तो आप ठीक भी ये कहते थे। सोचना चाहिए था। ठीक है, इसमें ऑप्शन ने मदुरई दिया भी था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत परेशान। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। वातापी, बादामी भी कहते थे, ठीक है, सिंपल राजधानी थी, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक नाम बताएंगे उनका? बहुत का नाम, मतलब ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉरी। चलिए बताइए आप। विक्रमादित्य, वो थे ही नहीं। मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, द्वितीय। प्रथम द्वितीय में प्रथम स्वतंत्र शासक में से प्रथम का नाम आता है, द्वितीय सबसे भयानक थे। ऐहोल प्रशस्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताती भी है। पुलकेशिन द्वितीय एक महान शासक थे, इससे भी समझिएगा आप लोग, हर्षवर्धन को इन्होंने ही पराजित किया है, अगर मैं सही हूं तो नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, जिसके बारे में आइडिया नहीं हो ज्यादा, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ऐहोल अभिलेख, अब कमेंट सेक्शन आप लोग ये बताओ कि ऐहोल अभिलेख के रचयिता, मतलब निर्माण करता है, फिर क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, वो रचयिता कौन ऐहोल है, ठीक है, वो कौन थे? आप लोग आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। ठीक है निशान सर, अब आप पूछिए। ठीक है सर, हम लोगों ने तो 20 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ाया भी हूँ अपनी क्लास में, इस हमको होता है कि 5 ग्रेट लेक्स है, उसी 5 ग्रेट लेक्स में नाम आता है आपका, ओके, ठीक है, एक्चुअली मैं ग्रेट लेक्स का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। अब जैसे सू नहर, सूज कैनाल निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? 5 ग्रेट लेक्स जो है उन्हीं में से किसी को जोड़ती मैं है। बता दे रहा हूँ ना, सुनिए देखिए। 5 ग्रेट लेक्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर आते हैं जनरली। इसमें सब सारी इंफॉर्मेशन देता है इस टॉपिक के संदर्भ में निशान सर, ठीक है, एक बार ध्यान बिल्कुल, सुनिएगा। मिशिगन जो है, मिशिगन आपका, क्योंकि उसमें गन आ रहा है, ठीक है, तो गन कौन यूज करता है? अमेरिका। तो अमेरिका में मिशिगन, गन कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, और बदनाम वो अपने गन कल्चर के लिए बिल्कुल, है। तो मिशिगन केवल और केवल अमेरिका में है, बाकी चारों जो झीलें पांचों में से वो आपका यूएसए और कनाडा के Border मध्य पे। में लोकेटेड है, ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब इसमें हम बात करें तो सुपीरियर झील जो है आपका, सुपीरियर और मिशिगन आता है, मिशिगन के बाद आता है ह्यूरॉन, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ता है आपका सुलॉक या सुनहर, ठीक है, सिंपल सी बात है ना सर। जी जी जी। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तो मतलब सू कैनाल जो है वो आपकी सुपीरियर और मिशिगन को लिंक करती है। अच्छा, एक मिशिगन नहीं सर, ह्यूरॉन। सॉरी, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन को। एक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये 5 लेके शायद, इनको आप लोग अरेंज कर दो वेस्ट टू ईस्ट क्रम में, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस क्रम में ये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ठीक है, रीजन बताना है आपको, जो ज्वार भाटा है, जो टाइडल वेव्स हैं, उनके ओरिजिन का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के प्रभाव से, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सन। सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन गति से, अर्थ रोटेशन, रोटेटिंग स्पीड जो है। तीसरा आपका ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। तीसरा तो बिल्कुल, और ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है सर? मून डालता है। देखिए मून का क्या है ना, भले उसके पास पावर कम है लेकिन उसके पास डिस्टेंस भी कम है, ठीक है, क्योंकि वो नजदीक हो जाता है। तो जब हम लोग आर को जो फॉर्मूला समझते होंगे, आर नीचे आता है, ठीक है, डिवाइड करने में, तो चूंकि आर कम हो जाता है तो वैल्यू पर वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वो है विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच, ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच क्या है? ऑप्शन है आपका चैलेंजर, बी ऑप्शन आपका रिचर्ड्स, सी ऑप्शन आपका मैनहट्टन, और डी ऑप्शन आपका है नार्टहन, ठीक है। तो कौन सा? मरियाना गर्त पढ़े थे, मरियाना ट्रेंच था, मरियाना के बगल से चैलेंजर है, चैलेंजर ट्रेंच वहीं पर है। इसी को कहते हैं हम, ओके, मारियाना ट्रेंच को ही हम लोग, ठीक है, चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। तो दोनों बातें की है, ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, और अभी मेरी मुझे बारी लगता का है लास्ट क्वेश्चन। सर इस चैलेंजर गर्त पता है कोई जा भी चुका है, कोई तो ऐसे महानुभाव हैं जो वहां तक पहुंच चुके हैं थे, ठीक है, होंगे तो। चलिए हाँ, पूछिए, यहाँ पे नाम कुछ तो लिखा है, याद नहीं कर कैथी सुलीवन, मत याद करो, कोई मतलब नहीं है। डेटम लाइन सर, हाँ, डेटम लाइन क्या है? डेटम लाइन दरअसल एक ऐसी लाइन होती है ना जिसके माध्यम से हम जब किसी की हाइट या किसी की डेप्थ को मेजर करते हैं तो उसको हम बेस लाइन के तौर पर मानते हैं, ठीक है, वो डेटम लाइन। यानी ये सी लेवल की एक ऐसी मतलब इमेजिनरी लाइन है जिसे हम हाइट और डेप्थ का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट आप पूछिए। अब तक लोगों ने 25 क्वेश्चन की क्विज कर ली है। चलिए आप मुझे बताइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा जैन मंदिर,
विमल शाह जी ने करा ना। ठीक है, भीम प्रथम के सामंत भीम प्रथम के ड्यूरेशन में उनके सामंत थे, विमल शाह ने कराया। कहाँ पर है ये? राजस्थान। राजस्थान में अरावली पर्वत के माउंट आबू में ये स्थित माउंट है। आबू के ठीक है, पास। और जैन धर्म का मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर। संगमरमर से निर्मित है। बस ठीक। अच्छा, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है, चंदेल के तुमने वो देख लिया था ना, ऐसा कौन चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ठीक, देखिए इसमें चंदेलों का हिस्ट्री एक बहादुरी का हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या हुआ, जब जो मैंने सर संघ की बात बोली थी, पंजाब संघ की, तो बार बार अल्पतगीन ने तो यामिनी डायनेस्टी बनाई, फिर सुबुक्तगीन की बारी आती है, फिर उसी वंश का गजनी था महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन ने ही भारत पे आक्रमण किया था जय सिंह के ड्यूरेशन में, अगर सही में जय सिंह या जयपाल सिंह कुछ नाम होगा, तो मतलब पंजाब के ऊपर अटैक किया था। तो इसी में धंग ने पार्टिसिपेट किया और हालांकि लड़ाई हार जाते हैं। होता क्या है, चंदेल के शासक थे विद्याधर। विद्याधर को जब के ड्यूरेशन में जब गजनवी अटैक करते हैं तो विद्याधर साम्राज्य छोड़ के भाग जाते हैं और कन्नौज में शरण ले लेते हैं। यही रीजन है कि वो हारते नहीं हैं। मतलब कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन है कि कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, तो विद्याधर क्यों कि भाग गए थे? भाग गए थे, ध्यान देना, भाग गए थे इसीलिए पराजित नहीं हुए, लड़े नहीं। बाद में इसी के लिए इन्हीं के वंश इन्हीं के भतीजे ने इनकी हत्या कर दी चंदेल पे आक्रमण करके। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उनका नाम है, भुला गया मैं नाम। ठीक है, और इनको कहते दसवें हैं ना, चंदेल शासक विजयपाल ने कन्नौज नरेश राज्यपाल पर आक्रमण कर इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, कुछ तो रहा जो भी। ठीक है, चलिए बहुत कहानी हो गई। अब मैं सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? 1433 में आए थे ये। इनकी ड्यूरेशन था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का ड्यूरेशन था। जहां तक मैं समझ रहा हूं 14 साल भारत में रहते, 8 साल तक ये दिल्ली के काजी नियुक्त थे। बाद मोहम्मद में बिन इनको तुगलक ने चीन इसको काजी बनाया बाद था। में इनको चीन भेज दिया गया था। रेहला इन्हीं की बुक है। और कुछ नहीं, इब्न बतूता का हाँ, ही रेहला इब्न है। बतूता की रेला है। ठीक है, इब्न बतूता की रेला है। और ठीक है, आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही दिया। एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा आप लोग, इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हम लोग। चलिए अगला, आप मुझे एक बात बताओ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? बिल्कुल सर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तुर्किश लड़ाई की, तो वो तो अभी जो मैंने आपको यामिनी डायनेस्टी बताई उसने किया था। जब हम लोग अरब डायनेस्टी की बात करते हैं तो 712 में, हालांकि कासिम के पहले भी लड़ाई किया गया लेकिन वो हार गए थे। सफल आक्रमण जो है वो राजा दाहिर के अगेंस्ट किया गया था। सिंध के राजा थे ये, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और विक्ट्री पाई थी 712 ईस्वी में। ध्यान रखना है, पेपर में अगर क्वेश्चन बन के आ जाए कि भारत का वो पहला से क्षेत्र कौन सा है जहां पे जजिया कर लगाया गया, तो जहां पहली बार इस्लामिक शासन आएगा वहीं लगाया जाएगा। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे सबसे पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर की मध्य के युद्ध को हम लोग रावर का युद्ध कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक बात आप मुझे और बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन इतिहासकार है जिसने इस युद्ध को, मतलब अरबों के इस आक्रमण को एक नाम दिया कि एन इवेंट एंड विक्ट्री विदाउट रिजल्ट, मतलब कि हिंदी बोल बिना किसी परिणाम का एक विजय थी, परिणाम हाँ। तो ये लेनपुल का स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इस स्टेटमेंट की तुलना दें तो कालिंजर विजय की भी यही स्टेटमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि जीत गए लेकिन हार गए, मर गए थे। ठीक है, लेनपुल का स्टेटमेंट था। चलिए, अब आपसे मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने, मुझे लगता है इसी पे अपने कंफ्यूज हुए हैं, कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और यालदूज। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं गुलाम डायनेस्टी की, तो गुलाम, देखिए समझना होगा, गौरी का गुलाम जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के गुलाम का नाम बलबन था। इसलिए हम इस डायनेस्टी को ही गुलाम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे। तो जब बारी आती है आपकी गौरी की, तो गौरी भारत विजय पे निकलता है। 1191 और 92 का वो तराइन का वार याद करिए, तो तराइन के वार में जो वो जीत जाता है तो वो भारत में इंटर करेगा, दिल्ली से अंदर जाएगा। तो सबसे पहले अगर उसने बंगाल जीता, बिहार जीता, बाद में बंगाल जीता है। तो बख्तियार खिलजी भी उसका दास था। से गौरी बड़ा आदमी, उसके दास कई, ऐबक भी उसका दास था, बख्तियार खिलजी भी दास था। तो खिलजी ने यहाँ पे गए थे और इसको जीते थे।
ठीक है, मैं डेट पे अगर फिक्स बताऊं तो 1215 के करीब में डेट होगा। 1204 1205 की घटना है। 1204, 10 साल ज्यादा बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीता था। ये वही व्यक्ति जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को वो भी तहस नहस कर दिया तहस-नहस किया था। आप बता सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? सर ने पढ़ाया भी है, आप कमेंट कर सकते हो। आप पूछिए। ठीक है सर, हम लोगों ने यानी 30 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हमारी बारी आती है सर, मैं पूछता हूँ फिर आपसे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मेरे क्वेश्चन होंगे, लगभग 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो सर आपको बताना है काल गुरली जो कि गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, कालगुरली, ठीक है, कालगुरली इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर गोल्ड प्रोडक्शन। डार्लिंग पहाड़ियां भी शायद यहीं पर है ना, हाँ। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। विश्व में का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी जो शुगर बाउल है, वर्ल्ड शुगर बाउल के नाम से किसको फेमस है? क्यूबा, इंडिया, चिली, हवाना। ए, क्यूबा। क्यूबा इसका राइट आंसर है। इसको हम लोग कैरेबियन सी में, आप देखोगे कैरेबियन सी के जो आइलैंड्स हैं वो पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं, मैंने कराया भी है कैरेबियन सी के आइसलैंड को, ठीक है, तो वहां पे आप देख भी सकते हैं कैरेबियन सी के आइसलैंड पेपर में आ जाते हैं, तो वहां पे ध्यान देना क्यूबा इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यूबा की एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि यहाँ पे तांबा का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तांबा मतलब सर्वाधिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तांबा प्रोडक्शन में इसने विशेषता हासिल की हुई है। ठीक है, चलिए, और जो मैंने हवाना बोला ना सर, तो हवाना क्यूबा की कैपिटल है। कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ठीक है, कि आपको बताना 4 कंट्रीज दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है यूएसए, और दूसरा कंट्री यूएसएसआर या रसिया ले लीजिए, तीसरा चाइना ले लीजिए, और चौथा ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ठीक है, पांचवा भारत ले लीजिए। आप मुझे बताइए इसमें से कौन ऐसा है वो जो टॉप पे है, सर्वाधिक आयरन ओर का प्रोडक्शन करता है, लो आयंस का उत्पादन करता है, और भारत किस रैंक पे स्थित है? चाइना होगा पहले नंबर पे, भारत की रैंकिंग मुझे नहीं आईडी। चाइना फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, चाइना सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, लगभग उसका आधा प्रोडक्शन करती है ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर पे ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील लगभग ऑस्ट्रेलिया का आधा प्रोडक्शन कर रही है, और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे लिख रहा है भारत, भारत ब्राजील का आधा प्रोडक्शन कर रही है। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि ये आंकड़ा एक बार करंट हाँ, ये लिखा है 2019 के आंकड़े हैं, तो ये ईयरली आंकड़े आते भी नहीं सर, ये ना 19 के पास हमको लगता है 22 या 23 में आंकड़ा आएगा, मतलब आ चुका होगा आंकड़ा करेंट का। मैं कह रहा हूँ एक बार आंकड़ा अपन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन गैप इतना है, आप सोचिए ना 2 गुना का गैप है, तो इतना तो मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए चाइना इसमें फर्स्ट याद रखना, जब जिसमें गैप बड़े हो आप उसको एक बार याद भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन मतलब इस बारी का, सूर्योदय का देश, ध्यान दीजिएगा सर, कि सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, यूके। जापान, जापान को निप्पन भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, यानी जापान को हम लोग सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं, अर्धरात्रि के देश के नाम से हम लोग नॉर्वे को जानते हैं, और डूबता हुआ सूरज कहते हैं हम लोग ब्रिटेन को। ब्रिटेन को। नेक्स्ट सर आप पूछ लीजिए। चलिए, अब आप मुझे बताओ सर, सवाई राजा जयसिंह जो थे उन्होंने कई सारी वेधशालाओं का निर्माण किया था, ठीक है, आप मुझे बताओ कि उनकी जो वेधशाला थी जंतर मंतर, वो कहाँ सबसे पहले स्थापित की गई थी? ठीक है, सबसे पहली वेधशाला एक सेकंड, देखिए जो 5 इनकी वेधशालाएं थी उसमें आपका था इनका उज्जैन, वेरी गुड, ठीक है, जयपुर, वेरी गुड, एक कोई म से है, क्या है नाम उसका? मथुरा। मथुरा। बताइए भाई, इतना ऐसा क्यों बोल रहे थे? ठीक है, और एक कोई ब से है, क्या ट्रिक आपने याद किया? ट्रिक बताइए। मैं जम्बू करके याद किया, लेकिन लास्ट को यू की जगह डी कर दिया, और डी से दिल्ली जंतर मंतर। ठीक है, पहला मुझे लगता है कि ये है क्या, अब जंतर मंतर मुझे लग रहा पहला नहीं है, जंतर मंतर ही है। जंतर मंतर क्या है? अरे वेधशाला जंतर मंतर एक ही था वो, पहली वेधशाला। पहली वेधशाला कहाँ क्या से? है? जयपुर। जयपुर वाली ना, तभी मैं जे से वो जम्बू याद किया था, याद आ गया मुझे। तो यानी जम्बू आप याद करना, ठीक है, क्या हुआ, जे यू याद एम, करो या फिर जुम्बा याद कर लो, लास्ट में एक जगह डी कर लेना, ठीक है, जयपुर, एक जगह डी कर लेना है, मथुरा, बनारस, और आप लोगों का दिल्ली, ठीक है, ये क्रम है। ये मैं मतलब ऐसे याद किया, आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, लास्ट में दिमाग ना जो है वो कट करके डी कर देना, डी से दिल्ली हो जाएगा। ठीक। पेपर में जंतर मंतर दिल्ली वाला क्वेश्चन बन के आया हुआ है। आप मुझे बताइए कि जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, कैबिनेट था, उसमें तुरुनविस क्या थे? ऑप्शन है सर? हाँ,
ठीक है, राजकीय पत्र व्यवहार वाले थे, विदेश मंत्री थे, वित्त और राजस्व मंत्री थे, या फिर विद्वानों और धार्मिक कार्य के लिए अनुदानों का दायित्व। बी और सी वाला जो बोले दोबारा बोले, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तो क्या बोले बी और सी, हमको थोड़ी याद है। चलिए ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। राजकीय पत्र व्यवहार, विदेश मंत्री, मुझे लगा विदेश मंत्री थे। कौन? विदेश मंत्री थे क्या? नहीं, देखिए विदेश मंत्री सुमंत थे आपके, सुमंत सुमंत। द्विवेदी। फडणवीस जो थे वो सचिव थे, इनको हम लोग राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करने वाला मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फडणवीस, ये सारी घटना जो अष्टप्रधान कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है वो शिवाजी के टाइम का था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। पेशवा जो थे वो राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बाद में पेशवा शायद महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगे चल करके। ठीक है, अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री थे, सर ए नौबत सेनापति थे, दबीर या सुमंत विदेश मंत्री थे, फडणवीस सचिव राजकीय पत्र व्यवहार वाले व्यक्ति थे। तो इतना बात हम लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए। वाक्यानवीस जो थे वो राजा के दैनिक कार्यों का जो विवरण रखते हैं उनको वाक्यानवीस कहा जाता था। ठीक है, चलिए आपसे मेरा अगला प्रश्न है। 1857 के टाइम पे जब भारत में क्रांति हो रही थी तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे? पॉमर्स्टन। चलिए अब आप पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बारी। आप बताइए सर मुझे, अगर मैं बोलूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला वो कौन सा है? ऑप्शन कहेंगे तो दे दूंगा। दीजिए। बीजापुर, अलीराजपुर, अजावल, सरचीप। आई नीड पब्लिक ओपिनियन, मुझे नहीं आइडिया। बताइए भाई। देखो चीप में मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, यानी सरचीप सर्वाधिक हो गया। ठीक है, सरचिप कोई जिला है? हाँ, मिजोरम का। ठीक है, ये 1991 में क्वेश्चन बन के आया था, तो उसी का नया फॉर्म बन गया है, मतलब कि अपडेटेड 2011 के अनुसार। तो सरचीप मिजोरम का एक जिला है जो कि हाईएस्ट साक्षर जिला है। ठीक है, यहाँ पे 98.76% लोग साक्षर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सरचीप। सबसे कम साक्षर में आपके मामा वाला जिला है, मामा का मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला है, अलीराजपुर। अलीराजपुर सबसे कम है। हाँ, और चिप वाला सबसे ज्यादा है। 37.22%। ठीक है, तो चिप मतलब मेमोरी ऐसे दिमाग कि वो साक्षर ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको सर क्या करता हूँ कि 4 ऑप्शन दूं और आपसे बोलूं कि इनमें से किसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, वो बताना आपको पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी कम है। तो केरला, बिहार, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। कम की बात कर रहे हैं। हाँ। केरल में नहीं होगा, बिहार में तो भाई संभव ही नहीं है। हाँ, केरल, बिहार और क्या बोले इस बार? राजस्थान और जम्मू कश्मीर। राजस्थान और जम्मू कश्मीर, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में भी रेगिस्तान है, लेकिन ठीक है सबसे पूरा ऐसा क्राउडेड नहीं कि- रेगिस्तान हाँ, हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हाँ, इससे भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो दिमाग में रखना, राजस्थान नहीं है, जम्मू कश्मीर में 124 व्यक्ति है पर केवल प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और आप सर नेक्स्ट बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट 1976, 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, एग्जैक्टली टर्म पंथ निरपेक्ष था, अखंडता था और समाजवादी टर्म। तो इसमें 3 टर्म्स है। सपा वर्ड याद कर लो, सपा। एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्षता, नहीं याद कर। ए से अखंडता। ठीक है, ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सपा टर्म्स है, एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्षता, ए से अखंडता। नेक्स्ट सर आप ले लीजिए क्वेश्चन, वो है आपका झंडा समिति। हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माण हुआ था तो कई समितियों के आधार पर इसको मजबूत बनाया गया था। उसमें एक कमेटी बनी थी जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैग कमेटी, हिंदी में कहते हैं झंडा समिति। तो झंडा समिति के प्रेसिडेंट कौन बने गए थे? सी राजगोपालाचारी, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, JB कृपलानी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप बता रहे हैं ना वो क्या नाम है, राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और हमको बताइए ये अस्थायी सदस्य भी थे। ठीक है, कब बनाए गए थे स्थायी सदस्य? एग्जैक्ट डेट आप बता सको तो बता दो। इसमें एक ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप जब- समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, नहीं एक और बता रहा हूँ, जैसे जब संघ टर्म आए ना आपके तो सामने, आपकी नेहरू जी है। नेहरू देखिए जी। जैसे फॉर एग्जांपल संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघ शक्ति समिति, ये सब आपके हैं नेहरू जी। जिसमें प्रांत वर्ड है वो पटेल उसमें जी। नॉर्मली, हाँ नहीं, प्रांत वाले में हमको लगता है हाँ प्रांत में पटेल जी हैं। और एक ऐसा ही एक और भी कोई टर्म है और उसमें मतलब जैसे मतलब- मौलिक अधिकार समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पटेल जी की है। ये सब समिति थी, वो सब इसी की समिति। 2 समिति थी। हाँ। अल्पसंख्यक कमेटी थी और मौलिक अधिकार कमेटी हाँ। वहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे कमेटियां पूछता है प्रश्न हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लीजिए सर, 6वां क्वेश्चन मेरा इस सीरीज का।
आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड, ठीक है, हाँ बता दे रहा हूँ। को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन ए, संसदीय स्वीकृति के बाद आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नहीं व्यय कर सकता है, कैन नॉट स्पेंड, संसदीय स्वीकृति से प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल, राष्ट्रीय संकट के समय, टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस। आकस्मिक निधि है, राष्ट्रपति देखो आकस्मिक निधि है तो भाई संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो संसद की स्वीकृति से पहले होता, बाद में इस पर स्वीकृति लेनी पड़ती है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आर्टिकल 267 में इस बारे में बताया भी गया है कि प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल राष्ट्रपति इसका यूज कर पूछिए सकते सर। हैं। HSRA की स्थापना HSRA किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ना, क्या बात। फिरोज शाह कोटला मैदान में। पहले इसका नाम था HRA, बाद में इसमें सोशलिस्ट को जोड़ा तो चंद्रशेखर आजाद जी ने। इसके निर्माण के समय भगत सिंह वगैरह भी इनमें पार्टिसिपेट किए थे। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु कैसे हुई, शायद तो लिखा है कि अंग्रेजों ने गोली मार दिया, जबकि सजाए वो आज के टाइम में वो विवादित क्वेश्चन बहुत विवादित क्वेश्चन है वो, तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है क्वेश्चन। और उस ऑप्शन को सबसे बड़ा तो सही माना गया है। कोई नहीं, चलता है। चलिए अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि नेहरू इज अ नेशनलिस्ट बट जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। जी सर। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, मौलाना आजाद। तो जाहिर सी बात है, देखिए ना ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, ना ये स्टेटमेंट पटेल जी का है, मतलब बाकी लोग नेशनलिस्ट statement नहीं है। मानते थे क्या? ये स्टेटमेंट है मोहम्मद इकबाल का। मतलब नेहरू जो है वो राष्ट्रभक्त है, और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ऐसा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, गांधी जी ने नहीं कहा। जबकि जहां तक मैं इकबाल का और जिन्ना का संबंध इनिशियली थोड़ा अच्छा था। हाँ मुझे नहीं पता, मैं संबंध किसी के व्यक्तिगत मामले में मैं क्यों इंटरफेयर करूं, मुझे क्या पता कैसा संबंध था। चलिए आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? नहीं टर्म पे फोकस है मेरा। कभी भी स्वराज दल पे क्वेश्चन आए कि कौन संबंधित नहीं था, आपको पहचानना होगा कि कांग्रेस के नजदीक आफ्टर असहयोग कौन है। समझे ना, ऑप्शन में ध्यान देना, दिए गए विकल्पों में कांग्रेस के नजदीक असहयोग के बाद कौन है, अगर वो पहचान के तो आंसर कांग्रेस से मिलेगा। मेरा मतलब आप गांधी जी भी ले सकते हो, क्योंकि असहयोग का मतलब सिंपल सी बात है, असहयोग के बाद से कुछ मुद्दों पे कांग्रेस का विभाजन हुआ और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, अयंगर, राजगोपालाचारी और विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी आता है गांधी जी को लेकर के। फॉर्मूला, हाँ, यानी राजगोपालाचारी जी इसमें शामिल नहीं थे, वो उस साइड थे, अपोजिट साइड में थे, ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा चलिए, ये प्रश्न हो गया हमारा। एक आप मुझे प्रश्न आप बता दो। सर। वीडियो ऑडियो चल रहा है ना? चल रहा है। आप मुझे एक प्रश्न बता दो सर। दो प्रश्न पूछो दरअसल में। इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, Okay. इसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट पार्लियामेंट, हाँ। बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम सब कहते हैं। मैं परमानेंट सेटलमेंट को पार्लियामेंट सेटलमेंट बोला जाता, थोड़ी अंग्रेजी भाई दिक्कत है, गड़बड़ा जाता यार। अंग्रेजी की तैसी करने के लिए निशान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए। मैं काले अपने कबर से जाग जाएगा। हाँ बताइए आप मुझे। क्या सर, अब पूछे नहीं क्वेश्चन ही। इस्तमरारी बंदोबस्त किस महोदय ने स्टार्ट किया था? अच्छा, कार्नवालिस। कार्नवालिस। इसी कार्नवालिस ने न्यायिक संगठन भी स्टार्ट किया था 1793 पे। 1793। दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। सिविल सेवा का जनक भी इनको ही कहा जाता है, कार्नवालिस को। तो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, एटलीस्ट इतनी बात बता रहनी चाहिए। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस आपको पता रहना चाहिए, आपके जिले में इसको दफनाया गया है, गाजीपुर में। हम तो जा करके खोद करके निकाल करके लेके आए थे, ठीक है। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर एक कब्र भी है। पुलिस सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त, या फिर लगभग 1805 में सर इसको दफनाया गया था ना। डेट भी बता देंगे हम। चलिए अब से मेरा लास्ट प्रश्न अभी के लिए। डलहौजी के काल में अवध का जो विलय किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, किस बेसिस पर किया गया था? देखो, अवध में ऑप्शन है। बहुत अच्छा शासन चल रहा था, लेकिन बैड एडमिनिस्ट्रेशन लगाया जाएगा। डलहौजी 1856 तक रहता है और इसने कुप्रशासन के आरोप में अधिग्रहण कर लिया, जबकि सहायक संधि ऑलरेडी अवध ने स्वीकार कर लिया था। अब देखेंगे, वैसे अगर हम लोग बात करें व्यवगत के सिद्धांत के तहत तो बहुत सारे का अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। सतारा, उदयपुर, सबसे पहले सतारा का नाम आता है हाँ। 1848 में, ये ध्यान ठीक है, रखना है। झांसी वगैरह सब इसी में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। लेकिन अवध का इसके अंतर्गत नहीं किया था डलहौजी ने, कुशासन के आधार पे, कुशासन मतलब मिस गवर्नेंस। इसी के लिए अवध में 1857 का इम्पैक्ट भी ज्यादा था। ठीक है, हो गया मेरा। अब आप पूछिए, मेरा हो गया इधर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिर पॉलिटी से, ये 5 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मेरा है सर आपसे, मुझे लग रहा है आपसे साइंस पूछना पड़ेगा। अवशिष्ट शक्तियां
रेसिड्यूर कुछ तो है, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब करा कि किसमें सन्निहित होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट। हाँ, ठीक है। 3-4 देखिए होता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपका रेसिडुअल पावर्स या फिर अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर लिखा सर, हाँ, DUARY। वही है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां, तो ये आपका अवशिष्ट शक्तियां पार्लियामेंट के पास होता है। आर्टिकल 248 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट इसका यूज कर सकती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सलाहकार। ऑप्शन ए सरकारी अधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, द लीगल ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट, कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर, या प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? हमको पता है कि अब तो ये पेपर से क्वेश्चन कोई लेकिन नीति आयोग का उपाध्यक्ष मान सकते हैं। हाँ, तो कैबिनेट मिनिस्टर के होता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनी थी। 2 क्वेश्चन मैं और पूछ के पॉलिटी खत्म कर देता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, प्रपोजल फ्रॉम द कैबिनेट। नेक्स्ट आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट सर्टिफाइड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस। ठीक है, मतलब देखिए पूरा पड़ गया। डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब मुझे बताओ, हो गया ना? बस एक क्वेश्चन पंचायती राज के बारे में सर, पहली बार कहाँ लगाएगी? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ ना कि बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी 1956 के राउंड में, ठीक है। बड़े मेहता कमेटी थी। तो बड़े मेहता ने जब उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो उसके बाद राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 अक्टूबर की बात है ये। और किसने किया, मतलब नेहरू जी ने किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला तो ये काम यहीं पर लागू किया गया था, ठीक है। पूछो, तो बताओ। अब मैं आपसे इकोनॉमी पूछूंगा इसका। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी? मानव शरीर का पाचन का सबसे अधिकांश भाग किस एरिया में होता है, ठीक है। पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और अमाशय या फिर स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, मुख से अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद से वो छोटी आंत में जाता है। अच्छा, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? होती है तो 46 है। होती है तो क्या मतलब? होती है, होती है भाई। 22 प्लस वाई, ये पुरुष में होती है। और महिला में क्या होती है? XX। सेक्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बताओ निशान सर, मेरा आपसे बहुत अच्छा प्रश्न हो रहा है। हिस्टीरिया डिसीज, इसको वातोत्पाद कहते हैं ना? भाई पढ़ा भी आपने वातोत्पाद, हम तो वातोत्पाद कभी याद भी ना कर पाए क्या है। हिस्टीरिया डिसीज, चलिए बताइए किस में होता है, जनरली किस में होता है? वुमेन्स में ये होता ना। ऑप्शन दे रहा हूँ, विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं, अब बताइए किस में होता है? जवान महिलाओं में। जवान महिलाओं में होता है। दरअसल जिनकी अब मैं इसमें एक्सप्लेनेशन ये लिखा हूँ, मुझे लॉजिक नहीं पता, कोई अगर होगा बायोलॉजी का एक्सपर्ट तो बताना, या फिर शिवानी मैम बताइएगा, कि जो महिलाएं युवा अवस्था में होती हैं और जिनकी शादी थोड़ी सी लेट होती है, मतलब लंबे टाइम तक अविवाहित रहती हैं, उनमें हिस्टीरिया रोग होने का कारण बहुत ज़्यादा होता है। मुझे नहीं पता क्यों होता है। हिस्टीरिया रोग जनरली हम लोग मिसकन्फ्यूज करते हैं मिर्गी से, तो हिस्टीरिया और मिर्गी अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। मुझे लॉजिक नहीं पता इस डिसीज़ के बारे में, बट ठीक है। एक बार बताओ कि प्लांट सेल जो होते हैं वो और जो एनिमल सेल होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शन दो। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, हाँ, किसमें होती है किसमें नहीं होती है? मतलब कि प्लांट में होती है क्या? मनुष्य में नहीं होती है। भाई मनुष्य में नहीं होती है, सही बात है, प्लांट्स में होती है। सेलुलोज के साथ बनी होती है ना? हाँ, सेलुलोज, पादप कोशिका, सेलुलोज की पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, तो सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज का बना होता है, और जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित पाई जाती है, ठीक है। याद रखना, शांत ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है, ब्राइटस डिसीज, ठीक है, ब्राइटस रोग, ये किस भाग को प्रभावित करता है? किडनी, ठीक है, स्प्लीन, या फिर तिल्ली लिखा हुआ है हिंदी में, यही है सही। जानते हैं ये लॉजिक आपका गलत होगा इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। हार्ट और लीवर, ये 4 ऑप्शन है, तो एक तो आप हटा दो, स्प्लीन हटा दो, आपने सबसे पहले नहीं। ब्राइटस डिसीज किस में होती है? बाकी क्या ऑप्शन है? किडनी, हार्ट और लीवर। लीवर मान लीजिए।
इसको भी हटा दो, बताओ। तो क्या होता है? किडनी और लीवर, किडनी और हार्ट। किडनी बोले। चलिए थर्ड बार में सही आंसर आया है। तो केबीसी में 50-50 होता था, 2 टिकट जाते बाद भी। आंसर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ब्राइटस डिजीज जो होती है वो किडनी में होती है। देखिए अगर बायोलॉजी के टॉपिक्स याद नहीं हो रहे हैं तो याद कर लो, सिंपल सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई विकल्प मैं नहीं है। घोटता हूँ भाई, लेकिन 10 टी में 80 भूल जाता हूँ, बाकी घोट जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प भी है, ठीक है। तो ब्राइटस डिजीज किडनी में होता है और इसके कारण से क्या होता है कि ब्लड में यूरिया की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान है। सर अब आप पूछिए, मैंने 5 क्वेश्चन साइंस का पूछ लिया। आप पूछ लीजिए, साइंस और खत्म कर दीजिए। ओके गुड। बीसीजी का टीका, बीसीजी वैक्सीन बीसीजी का टीका चूंकि बहनी में लगा था तो वो जन्म के तुरंत समय से लगता है ना। लगता है, लेकिन क्यों लगता है, मेरा प्रश्न तो ये है। अच्छा। किस डिसीज के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कालमेट महोदय ने इसकी खोज की थी, तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन कहते हैं बीसीजी। ऑप्शन दीजिए सर। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। और ये 6 रोग, मतलब टीबी, 6 रोग टीबी, हाँ टीबी से बचाव के लिए तो लगाया जाता है, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद से लेकर के 1 साल की अवधि तक लगता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव तब होता है जब जन्म के तुरंत बाद लगता है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका इस आंसर लगवा लीजिए आप भी, ठीक है। चलिए एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य, स्वस्थ व्यक्ति का पूछ रहा हूँ, कुछ महान लोगों का नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 आंसर देखने लगे हैं आप, भाई। एक तो आप इसको छुइएगा मत, पहले कल छुआ आपने पूरा बैंड बजा दिया। 120-80 सही है ना? 120-80। आप किताब मत खींचिए तेज से। चलिए आप मुझे बताइए, मानव शरीर में रक्त का थक्का, ठीक है, विटामिन के कारण बनता है सर। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्यों होता है? विटामिन के कारण से। विटामिन के में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि थक्का बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब ठीक है। 4 क्लास बंद हो जाए। आवाज क्या नहीं, मैं ध्यान दे रहा हूँ इसीलिए। क्लास बंद होगी, जैसे अगर ये साउंड आएगा तो मैं क्लास बंद कर दूंगा यहाँ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन और बचा है, पूछ लेता हूँ। हाँ, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ठीक है, जैक फ्रूट। जैक फूल मतलब कटहर। क्या बात है। कटहर का फूल हम देख ले बाटी बाहोला। गुलर, गुलर का भी फूल गुलेरी है। फूल भेल बाटा। हाँ, तो मतलब होला। क्या बात है। ऑर्किड। ऑर्किड मतलब चलिए ऑर्किड और फर्न, अब ये 2 विकल्प है, इसमें से बताइए क्या होगा? फर्न नहीं होगा। फर्न क्यों? फर्न दिखाया था मैंने आपको, हाँ वो फर्न था, ठीक है। तो फर्न में क्या होते हैं, फूल नहीं पाता, और ऑर्किड का फूल बहुत खूबसूरत होता है। कभी किसी को बुके के गिफ्ट करना हो ना, मतलब किसी स्पेशल पर्सन को, ऑर्किड का फूल गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल रुपया भी लगेगा उसमें। नहीं, हाँ मतलब फर्न, ठीक है, फर्न। अच्छा, ये हो गया आपका। एक मेरा भी साइंस का लास्ट प्रश्न होगा आपसे, ठीक है। कार में कार में जो हम मिरर यूज करते हैं उत्तल दर्पण। रियर एंड को देखने के लिए, मतलब पीछे के व्यू को देखने के लिए, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कंफ्यूज हो गया था सर। कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें ध्यान ये रखना कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा, वर्चुअल छोटा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। चलिए आप सब बताइए, इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? अरे आप नहीं, एग्जामिनर क्या समझता इंपोर्ट है? एक्सपोर्ट बंद। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योगों की क्या समस्या है? ऑप्शन ए लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव, लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, विपणन जानकारी का अभाव, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का अभाव, ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों का अभाव। इसको आप पीछे से अभ्यास मान लीजिए और तीनों सही मारते हैं। तीनों अप्लाई होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमको पता कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी स्ट्रेटजी थी उद्योग के विकास और औद्योगिकरण? अरे सिंपल, ये सेकंड वाली थी, महालनोबिस मॉडल पर था। महालनोबिस, इसी महालनोबिस भारत की बहुत ही फेमस सांख्यविद थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। तो अब बताइए सर, द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन मतलब जो मुद्रा की वैल्यू होती है, जो करेंसी की वैल्यू होती है, वो कम हो जाती है, तो ठीक है। डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन के लिए, व्यूअर्स के लिए। निशांत सर आप मत बताइएगा, आपने पढ़ाया होगा। हाल ही में करेंसी जारी किया गया जो कि गोल्ड समर्थित करेंसी है, और उसका नाम है जिग, अगर मैं सही हूँ तो किस देश की करेंसी है? और नाम से ही उसके देश की करेंसी मैच करती है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ
दरअसल वहां पर हुआ भी, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वहां पे हुआ भी क्या, वहां की जो करेंसी थी, इनकी करेंसी को, जो सर नाम लिए हैं उनकी करेंसी को आप तुलना कर सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक की करेंसी से। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं एक बात और समझा रहा हूँ, दरअसल नहीं करेंसी क्या हुई ना, वहां की जो प्रेजेंट टाइम करेंसी थी इससे पहले, उसका अवमूल्यन हुआ है, ठीक है, इसी वजह से मैंने इस बात को लेंगे, वो अवमूल्यन हो तो उन्होंने नई करेंसी जारी कर दी अपनी। नेक्स्ट है सर, निम्न में से छोड़ो इसको, क्या निम्न यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? वर्षा में अवरोध बढ़ आएगा, जाएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा यानी अनअवेलेबल हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। एक सही है इसमें से बस, फिर से बताइए तो देखिए होगा क्या कि जल प्रदूषण बढ़ने के मतलब है कम कि हो जाएगा। सुपोषण बढ़ जाएगा, हो जाएगा, यूट्रिफिकेशन की घटना इसी को बोलते हैं। यूट्रिफिकेशन बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन की जलीय डिमांड। पौधे हैं उनकी संख्या अंधाधुंध बढ़ जाएगी, और चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो उतनी ही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन की जो वो है अणु वो अनुपलब्ध हो जाएंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडीसी कहते हैं। आप नेक्स्ट बताओ सर, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आज मैंने इसको अपने यूट्यूब पर कराया भी, बताता हूँ क्या है, लखनऊ में ये। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? थोड़ा अंग्रेजी में बोल दीजिए। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हैदराबाद। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? नहीं पढ़े थे आप? बड़ौदा में। मद्रास, बड़ौदा, इलाहाबाद, हैदराबाद ऑप्शन था, बड़ौदा राइट आंसर है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ स्थित अरे है? खंबात खाड़ी में होगी। यानी भावनगर। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा थी, प्रीतम थी, अमृता प्रीतम थी, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, आशा पूर्ण देवी थी। आशा पूर्ण देवी, इन्हीं का नाम। आशा पूर्ण देवी नाम नहीं सुने था ना इनका, इसलिए इनको मिला होगा, पक्का बताया। ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना हूँ आला रखा के ऊपर, आप बताइए कि आला रखा किस चीज से संबंधित थे? अपलोड नहीं किया मैंने। ठीक है, अब ला जाते थे ये। मैंने उसको अपलोड नहीं किया। ठीक है, ये एक विवादित है थोड़ा सा, एक जगह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, विवादित नहीं है, एक जगह मिसप्रिंट है, तो उसका मैंने शॉर्ट वीडियो में सुधार करवा दिया है। चलिए ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। अब लगभग पूरा पेपर ही खत्म हो गया सर। चलिए मेरा अब एक लास्ट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन से लिए, ठीक है, व्यूअर्स के लिए। आप लोग जल्दी से मुझे बताओ कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। कमेंट सेक्शन में एक लोग ये भी बता दें कि मंडल आयोग की रिपोर्ट किस साल आई थी? किस साल आई थी, ठीक है। मंडल आयोग बहुत, ठीक है, मंडल कमेंडल पॉलिटिक्स से अच्छी आते हैं। अच्छा आप मेरी बात समझिएगा, एक मैं आप लोगों को एक डिटेल दे रहा हूँ। तो निशान साहब, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है ऑलरेडी, ठीक है, यूपीपीसीएस यूपीआरओ दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन भी दोस्तों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, या फिर उन्होंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो खत्म हो चुकी है, हो चुका उनका पूरा, कुछ नए टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आप लोग ज्वाइन करो। प्रॉपर नए टेस्ट बने हुए, नए करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पूरा पेपर बना है। सबसे बड़ी बात है, हमने 17 मार्च को टारगेट करते हुए पेपर नहीं बनाया, हमारे पूरे के पूरे पेपर आपके नए पेपर पे, नए जो अक्टूबर का एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए ना, तो जितना इनोवेशन करना था वो कर दे गए, नए नए करंट अफेयर इसमें ऐड कर दे गए। अच्छी बात क्या ना कि मैंने अपने टेस्ट सीरीज में अपने करंट अफेयर की क्लासेस के क्वेश्चंस नाम मात्र के रखे हैं, नहीं रखे हैं, मतलब वो भी करंट अफेयर क्वेश्चन नए हैं जो आपकी और एक्स्ट्रा तैयारी ही कराएंगे। ठीक है, तो जो दोस्त टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा होगा, उस पर मैसेज करके जानकारी लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।